जी हाँ मित्रों, तो आज है 13 जून सोमवार, यानी यूपीएससी मेंस को अभी सिर्फ 95 डेज आर लेफ्ट। तो मुद्दा है कल रविवार और आज सोमवार जाने लायक चीज़ें क्या थी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, और खासकर पॉलिटी के लिए कुछ समाचार थे। एक था कॉलम कुछ कि राज्यसभा इज नॉट रिक्वायर्ड, राज्यसभा की जरूरत नहीं है ना। व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ दिस टॉपिक। मेंस पेपर 2 में आप देखिए पॉलिटी गवर्नेंस आईआर पूछा जाता है। कुछ बार क्वेश्चन का टोन ऐसा होता है कि क्या आपको लगता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन या नेशनल कमीशन फॉर वीमेन इन्होंने अपना काम प्रभावी रूप से कर रहे हैं कि नहीं, आर दे डूइंग देयर वर्क इफेक्टिवली और नॉट। डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट वो अपना काम ठीक से कर रही है कि नहीं। सो ऑन सिमिलर लॉजिक हर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या स्टैट्यूटरी बॉडी वो अपना काम कैसे कर रही है या कुछ और बेहतर करने की जरूरत है। दैट टाइप ऑफ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट हमारे पास रेडी होने चाहिए। सो दिस कॉलम राज्यसभा रिक्वायर्ड और नॉट, हम आर्ग्यूमेंट इन फेवर और अगेंस्ट शुरू करते हैं। देखिए, अब जब जवाब आप लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन इज रिक्वायर्ड। तो इंट्रोडक्शन में आपको कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल याद रह जाए तो बेहतर है कि जैसे सपोज मान लीजिए आर्टिकल 1 में ऐसा लिखा हो इंडिया दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, उस हिसाब से बाई कैमरल स्ट्रक्चर है या फेडरल हमारा ये चीज़ है। फिर कुछ आई थिंक जो भी आर्टिकल 60 या 80 में लिखा हो कि राज्यसभा देयर विल बी अ राज्यसभा और उसमें 12 मेंबर्स होंगे नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। तो ऐसा कुछ डेटा या ओरिजिन से आप शुरुआत करें। उसके बाद आप बॉडी में पार्ट 1 में लिख सकते हैं कि यस राज्यसभा को एबॉलिश करना चाहिए, ये कारण उसके हो सकते हैं। तो जल्दी से देख लेते हैं। एक तो क्या कारण कि पैसों का ज़्यादा खर्चा, जितने ज़्यादा आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रखेंगे उन सबको सैलरी देनी है, बंगला देना है दिल्ली में, वो सबको हम कम कर सकते हैं। स्लो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, अगर एक ही हाउस होगा लोकसभा ही तो जल्दी जल्दी सब बिल पास हो जाएंगे, कानून बन जाएंगे। अभी 2 हाउस है तो लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह पास करवाने की वो पूरी प्रोसेस चलती है, सिवाय के बजट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हो। तो वी कैन मेक द लॉ मेकिंग प्रोसेस मच फास्टर। तीसरा, मैनी स्टेट गवर्नमेंट्स डू नॉट हैव दिस बाई कैमरल स्ट्रक्चर येट दे आर फंक्शनिंग वेल। कई सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर 2 सदन नहीं है, कुछ ऐसे हैं जहां पर विधानसभा और विधान परिषद 2 होते हैं, शायद उत्तर प्रदेश, लेकिन बाकी राज्य में नहीं है तो भी वो चल ही रहे हैं। तो राज्यसभा हटा देंगे तो कुछ लूट नहीं जाने वाला। दूसरा आर्ग्यूमेंट, जब अपना संविधान लिखा जा रहा था तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कुछ मेंबर्स थे, जैसे लोकनाथ मिश्रा उड़ीसा से, शिबन लाल सक्सेना यूपी से, उन्होंने विरोध किया था कि राज्यसभा की जरूरत नहीं, ये कारणों के चलते स्लो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हो जाएगी, पैसों का बोझ बढ़ जाएगा। उनका ये भी कहना था कि ये जो सिस्टम हम लेकर आ रहे हैं 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स बाय द प्रेसिडेंट, तो जो चुनाव नहीं जीत सकते ऐसे लोग भी पैराशूट से आ जाएंगे, एलिटिज्म बढ़ेगा, वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड नहीं है फिर भी मिनिस्टर बन जाएंगे, तो इस सब में लोकतंत्र का हनन होगा। वो कुछ केशवानंद भारती केस की जहां पर बेसिक स्ट्रक्चर की बात की थी, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को बेसिक स्ट्रक्चर माना था, लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि राज्यसभा का होना जरूरी है। तो ये अपने संविधान का बुनियादी हिस्सा नहीं है, राज्यसभा डिलीट भी कर दो तो हो सकता है वो। एंड लास्टली, ये राज्यसभा इलेक्शन में कुछ अमीर लोगों को भी जाना होता है, तो वो बहुत सारा पैसा खिला के राज्यसभा टिकट खरीदते हैं। राज्यसभा इलेक्शन आप जानते हैं कि वो जो मेंबर्स होंगे वो स्टेट की विधानसभा से वो वोटिंग होगा और वहां से वो ऊपर भेजा जाएगा। तो ऐसे वोटिंग में भी घोड़ों की बिक्री, मतलब पैसा दे के विधायकों को खरीदना बेचना, हॉर्स ट्रेडिंग इज गोइंग ऑन। सो इट इज इंक्रीजिंग द क्लाउड ऑफ मनी। तो ये सब के चलते राज्यसभा को एबॉलिश किया जाए एक बात, या फिर कि राज्यसभा के ये जो प्रॉब्लम्स है उसको बेहतर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाए, दैट कुड बी द लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट। अब सामने काउंटर आर्ग्यूमेंट कि नहीं नहीं राज्यसभा को रखना चाहिए, उसकी जरूरत है। 2 बड़े कारण हम बोल सकते हैं। कई बार लोकसभा में जो मेजोरिटी पार्टी है उसकी मन मर्जी से जल्दबाजी में वो कोई कानून पास कर दे, लेकिन उसमें और संभल के कुछ चर्चा करने की जरूरत हो, तो राज्यसभा होगी तो हम थोड़ी सेंसिबिलिटी ला सकते हैं डिसीजन मेकिंग में। वरना दे दनादन कोई भी कानून पास हो जाए, भले उसमें माइनॉरिटीज़ का, वीकर सेक्शन का, कुछ अलग अलग रीजनल एरियाज़ का कुछ हितों की रक्षा नहीं हो रही हो। अनदर रीजन टू कीप राज्यसभा इज, सपोज अरुण जेटली, मनमोहन सिंह, ऐसे प्रतिभावान लोग जो चुनाव जीतकर न आ सके लेकिन फिर भी उनको मिनिस्टर बनाने से देश का भला हो रहा हो, तो वो वाली प्रोसेस में राज्यसभा मदद करती है। वरना सभी को अगर लोकसभा का इलेक्शन जीतना हो तो कुछ बार लोग टैलेंटेड हो लेकिन उसका ऐसा कोई एक पर्टिकुलर एरिया में इतने ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं हो कि वो जीत पाए। सो फॉर दैट पर्पज ऑल्सो involving the talented persons in the law making and executive authority and ministership, we require Rajya Sabha.
एंड लास्टली कंक्लूजन कि हाँ ये सब देखते हुए उसको रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, अमेंड करना चाहिए, आप लिखें। सो दिस वाज वन थिंग। उसके बाद दूसरा मुद्दा कुछ चर्चा में चल रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ रिफॉर्म सजाए हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में कुछ सुधार की जरूरत है। ये मुद्दा कदर अगेन जनरल स्टडीज मेंस पेपर 2 के अंदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इलेक्शन प्रोसेस, ये सब तैयार करना है। अब उसने जो रिफॉर्म्स बताए उसमें क्या क्या है, एक तो आधार कार्ड को वोटर आईडी के साथ लिंक किया जाए ताकि जो डुप्लीकेट वोटर हैं, एक से ज़्यादा जगह रजिस्टर हुए हैं, बोगस वोटिंग करते हैं, उसको हम लगाम लगा सके। वैसे इसके लिए बिल 2021 में ही दिसंबर महीने में लाए थे, तब भी हमने करंट अफेयर्स में पढ़ा था, लेकिन वो कुछ पास हुआ नहीं हुआ, विपक्ष ने वॉकआउट किया, ऐसी सब चल रही। बिकॉज दिस ऑपोजिशन पार्टीज बिलीव कि ये सब थोपा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला आधार इज नॉट कंपलसरी, ये क्यों किया जा रहा है। बट दिस इज वन प्रॉब्लम एरिया या रिफॉर्म एरिया। दूसरा, एक व्यक्ति को सिर्फ एक सीट से चुनाव लड़ने दिया जाए। वो पिछले साल की यूपीएससी प्रीलिम भी आप याद करो, कुछ पूछा था देवीलाल ने 3 जगह से चुनाव लड़ा था कि नहीं। आप जानते हैं इफ वन पर्सन इज फाइटिंग इलेक्शन फ्रॉम 2 सीट्स, उससे क्या खराब है। एक तो वो एक सीट उसको छोड़नी पड़ेगी, जहां पर वापस से बाई इलेक्शन करना होगा तो पुलिस भेजो, इलेक्शन के सब ऑफिसर्स भेजो, पैसों का सब खर्चे रहते। और वो जो आदमी है जिसने ऐसा एक सीट बिगाड़ा, तो उससे तो इलेक्शन कमीशन पैसों की वापस रिकवरी कर नहीं सकता। वो एमसीक्यू में भी उसी टोन में पूछा था। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चुनाव आयोग ने ऐसा बोला है कि आप ऐसा कानून बना दो, मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में ही ऐसा अमेंडमेंट कर दो कि एक आदमी एक सीट से ज्यादा पर एक साथ में चुनाव नहीं लड़ सके। तो ये करना चाहिए, ऑफकोर्स करना चाहिए। इसमें चैलेंज एरिया क्या होगा, नरेंद्र मोदी खुद जिन्होंने 2014 में गुजरात और उत्तर प्रदेश 2 जगह से लोकसभा सीट के लिए चुनाव लड़ा, या राहुल गांधी अमेठी और केरला 2 जगह से चुनाव लड़ते हैं। तो जब बड़े बड़े नेता खुद ऐसा कर रहे हैं, तो फिर बिल्ली के गले में घंटी कौन लगाएगा, हु विल बेल द कैट। क्योंकि वो तो असल में नेताओं ने ही पार्लियामेंट में इसको पास करना है, वो खुद सोचेंगे अपना कि मेरा क्या हिसाब किताब बैठता है हार जीत का। एनीवेज, बट दैट रिफॉर्म इज रिक्वायर्ड। फिर एक और चीज पाई गई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कि 2000 से ज्यादा रजिस्टर्ड बट अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब कांग्रेस, बीजेपी, ये तो बड़े बड़े हैं रिकॉग्नाइज्ड पार्टी जिनके यूनियन और स्टेट लेवल के इलेक्शन में अच्छी अच्छी सीट जीत के आते हैं, उनको वो सब चुनाव चिन्ह अलॉट किया जाता है वगैरह, जो जो चीज़ें आप लक्ष्मीकांत में देखी। लेकिन उसके अलावा 2000 ऐसी छोटी मोटी पार्टियां हैं, ना तो वो कोई इलेक्शन जीत पा रही हैं, ना उनका कुछ ऐसा बड़ा पार्टी या फॉलोवर बेस है, बस उन्होंने बनाया है अपना पॉलिटिकल पार्टी मेनली बिकॉज ऑफ सेविंग द इनकम टैक्स। क्योंकि किसी राजनीतिक पक्ष को चुनाव में जो दान में पैसा मिले वो इनकम टैक्स से दायरे से बाहर होता है। तो मैं खुद की पॉलिटिकल पार्टी बना दूं, खुद को ही डोनेट कर दूं पैसा और फिर उससे BMW कार में घूमूं, ऐसा सब खेल करते होंगे। तो इलेक्शन कमीशन ने ये कहा इसको बंद करने का पावर मुझे दे। वो बात ऐसी है कि अभी इलेक्शन कमीशन रजिस्टर तो कर सकता है पॉलिटिकल पार्टी को, लेकिन उसको डी रजिस्टर कर सकता है कि नहीं, उसके सब पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन में और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में सही से लिखे नहीं। तो इलेक्शन कमीशन चाहता है स्पष्टता दी जाए, क्लैरिफिकेशन, कि हम उसको डी रजिस्टर भी कर सकते हैं इन दिस सिचुएशन। फिर ये एग्जिट पोल ओपिनियन पोल पर प्रतिबंध लगाया जाए, ये बात चल रही। तो पॉलिटी में ये भी चीज़ थी, और भी अभी पढ़ते हैं। उसके अलावा और क्या चल रहा है, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स। महाराष्ट्र के जेतापुर में फ्रेंच कंपनी की मदद से हम पावर प्लांट, न्यूक्लियर प्लांट लगाना चाहते हैं। उसके वास्ते वो लोग यूरोपियन प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर सप्लाई करने वाले हैं। लेकिन उसमें चिंता ये है कि सेफ्टी कुछ ठीक नहीं है, बीच बीच में बिगड़ जाता है, उसका स्पेयर पार्ट लगाने का खर्चा बहुत हो जाता है, कॉस्ट एस्केलेशन। तो चीन ने भी ऐसे रिएक्टर लगवाए थे, लेकिन उनको प्रॉब्लम्स आ रही है। फ्रांस में खुद के भी इसके वांदे ही चल रहे हैं। तो ये सब देखते हुए ये चिंता का विषय है। दूसरा, USA कोवाड़ा आंध्र प्रदेश में न्यूक्लियर प्लांट बनाने में मदद कर रहा है, लेकिन बहुत धीमी गति से काम हो रहा है। रशिया वो तमिलनाडु के कुदनकुलम में न्यूक्लियर प्लांट बनाने में मदद कर रहा है, लेकिन अब यूक्रेन युद्ध के बाद उस पर जो सैंक्शंस यानी प्रतिबंध लगाए जाएंगे अमेरिका, यूरोप द्वारा, तो वो अपने न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर फिजाइल मटेरियल इंडिया को सप्लाई करेगा कि नहीं, वो सब में चिंता हो सकती। तो एक तरफ हम लोगों ने याद करो ग्लासगो समिट में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो भी रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट दिए, क्लीन एनर्जी के टारगेट दिए, वो सबको अचीव करने में प्रॉब्लम्स आ सकती। अगेन हियर ऑल्सो ऐसा कुछ नहीं जो आप जानते नहीं, समझते नहीं, तो ये पढ़ना क्यों है ऐसा। अपने जवाब में फैक्ट्स का ऐसा एनरिचमेंट आप करेंगे तभी आपको दूसरों से अच्छे मार्क मिल सकते हैं मेंस में, तभी इंटरव्यू कॉल आ सकता है। खैर, तो ये मुद्दे कुछ हमने देखे माइंड मैप टाइप के। वापस आते हैं तो हम लोग पढ़ रहे थे करंट अफेयर्स।
तो पॉलिटी में देखा राज्यसभा अबॉलिश करें कि नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिफॉर्म्स हमने देखे। अभी और कुछ मुद्दे। मेंस पेपर 2 में एक मुद्दा है कंपेयरिंग कॉन्स्टिट्यूशन, और उसमें आप जानते हैं अमेरिका में ये गन कंट्रोल लॉज कि सब लोगों को बंदूक खरीदने की आज़ादी है, फिर जाके वो स्कूल में किसी सिनेमा में जाके गोलीबारी कर देता है। तो इसको कम करने के लिए वो चाहते हैं कि गन कंट्रोल लॉज बने, ऐसा सब डेमोक्रेट पार्टी ज़्यादा जोर लगाती है, लेकिन रिपब्लिक पार्टी वाले बोलते हैं नहीं, तो गन कंट्रोल नहीं होना चाहिए। अब इसमें उन्होंने एक छोटा सा रिफॉर्म लेना था, वो ऐसा कि सपोज हस्बैंड पर डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा का केस चल रहा हो तो वो बंदूक नहीं खरीद सके, ऐसा था। अब वो लोग चाहते थे कि इसमें एक रिफॉर्म ऐसा लिया जाए कि जो आदमी है वो हस्बैंड नहीं लेकिन बॉयफ्रेंड है, तो भी उस पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस हुआ तो वो भी बंदूक नहीं खरीद सके, ऐसा रिफॉर्म लो। तो बात तो छोटी सी ही है कि हस्बैंड वाइफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो तो उसमें वो बाद में गन नहीं खरीद सकता, लेकिन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो तो गन खरीद सकता है। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए भी दोनों पॉलिटिकल पार्टी ने इतने इतने झगड़े किए और अब जाके उसका सॉल्यूशन आया। तो इसमें हमें समझना क्या है, हमें समझना यह है टू मच फ्रीडम क्रिएट्स टू मच ट्रबल। आप किसी को जरूरत से ज़्यादा मौलिक अधिकार दे देंगे तो फिर उसको जब आपने वापस खींचना होगा तो बहुत कठिनाई होगी, क्योंकि एक पार्टी हमें चाहिए कि नहीं ये तो ऐसा मत करो वैसा मत करो, वो खुद जाके सुप्रीम कोर्ट में दौड़ के चला जाए। और ये बंदूक के केस में जो गन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उनके पास भी ढेर सारा पैसा है, तो वो भी लॉबिंग और मीडिया के चलते कैंपेन चलवाते हैं। तो बहुत ज़्यादा फ्रीडम नहीं देना चाहिए, वरना बाद में ये प्रॉब्लम आती है। फिर ये हमने देखा राज्यसभा एबोलिश करें कि नहीं, ये तो मुद्दा हमने पढ़ लिया। फिर हमने ये इलेक्शन कमीशन क्या रिफॉर्म्स चाहता है वो सब भी हमने देख लिया। तो पॉलिटी हमने देखा। इकोनॉमी में क्या चल रहा है, आप जानते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, और उसकी यूजुअली 2-2 साल पे कुछ समिट होते रहती थी, कोरोना में सब बिगड़ा हुआ है। तो 12th मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस, मंत्रिपरिषद स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होने वाली है। उसमें क्या क्या मुद्दे होंगे, तो वही सब फूड सब्सिडी, फिशरी सब्सिडी वगैरह। एक नई चर्चा जो होगी वो ऐसा है ई कॉमर्स या ई ट्रांसमिशन पे कस्टम्स ड्यूटी मॉरेटोरियम। ये ऐसा कहना चाहता है कि ई कॉमर्स द्वारा जो बाइंग सेलिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है उस चीज़ों पर ज़रूरत से ज़्यादा टैक्स नहीं लगे। ऑब्वियसली इससे अमेजोन वगैरह को मजा आएगा, इंडिया को खुद चिंता होगी। वो सब क्या मामले हैं वो तो डेवलप होगा, फिर हम समझेंगे। जहां तक भारत की बात है, भारत ने मीटिंग से पहले ही डब्ल्यूटीओ को क्रिटिसाइज किया है। भारत ने कड़ी निंदा की है कि कोरोना महामारी के दौरान डब्ल्यूटीओ ने कुछ खास कदम नहीं उठाए। हमने जितने ये मास्क और पीपी किट वो सब हमने किया, पेटेंट का जो वेवर चाहता था इन लोगों ने अच्छे से वो नहीं दिया, वगैरह वगैरह। मित्रों, ये डब्ल्यूटीओ में भी यूपीएससी मेंस पेपर 2 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आप देखें कुछ बार ऐसा टोन में कुछ प्रश्न पूछे गए या पूछे जाए कि क्या वो अपना काम इफेक्टिवली कर पा रहा है कि नहीं, क्या लिमिटेशंस है। तो इसमें भी ये सब सोचने लिखने के मुद्दे बन सकते हैं। खैर, अभी इसकी समिट होगी, उसके बाद डिटेल में पढ़ेंगे क्या कदम उसमें उठे। न्यूक्लियर एनर्जी और उसमें क्या प्रॉब्लम है वो अभी हमने माइंड मैप में देख लिया। आगे बढ़ते हैं साइंस। तो रैमसे हंट सिंड्रोम जो किसी वायरस से होता है जिसके चलते चेहरे पे लकवा हो जाता है, पैरालिसिस। तो ये रॉकस्टार जस्टिन बीबर को ऐसा कुछ हुआ है, हालांकि 15 दिन की दवाई खाए तो वो ठीक हो जाएगा, ऐसी सब बात। फिर एक मुद्दा चल रहा है आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथी। वो कोई आयुर्वेद की सरकारी संस्थान ने ऐसा बोला कि न्यूबॉर्न बेबी टू बी गिवन घी एंड हनी, नवजात शिशु को घी और शहद दिया जाए। लेकिन कुछ डॉक्टर्स को इससे उन्होंने अपोज किया है कि न्यूबॉर्न बेबी को आप शहद यानी हनी देंगे तो उससे उसको कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन लगने का जोखिम बढ़ जाता है, जिससे कि बॉट्यूलिज्म नाम का रोग हो सकता है, जिसके चलते मसल अपने सारे कमजोर हो जाए, ऐसी प्रॉब्लम होती है। फिर एक सरकारी संस्था है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टैट्यूटरी बॉडी है। अब वो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स निकालते हैं। वो ऐसा कि आपके राज्य में जो ये पानी पूरी वाले और स्ट्रीट फूड वाले हैं वो कितनी साफ सफाई रखते हैं, उसके बारे में आपकी स्टेट गवर्नमेंट कितनी सीरियस है कि नहीं, उसकी सब रैंकिंग। अब उसमें बड़े स्टेट की अलग रैंकिंग होगी, छोटे स्टेट की अलग रैंकिंग होगी। तो बड़े स्टेट में तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र 1 2 3 पे आए। क्या ये रैंकिंग इंपॉर्टेंट है? इन माई ओपिनियन नॉट सो इंपॉर्टेंट। ये कुछ करंट अफेयर्स वालों ने पूरा दिन छाती पीटते रहते हैं कि एफएसए, ये जो संस्था है फूड सेफ्टी की, एक आध बार यूपीएससी ने कुछ प्रश्न पूछा था, तो उसके बाद दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग और इसका हर एक छोटी चीज पढ़ते रहो। मुझे तो इतना काम का लगता नहीं। खैर, आगे एथिक्स की कुछ केस स्टडी।
उस पर आप सोच विचार करिए। एक तो ये मुद्दा आप देखते हैं कि कुछ दंगे होते हैं, पत्थर फेंके जाते हैं, उसके बाद कुछ स्टेट में उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों के मकान बुलडोजर से तोड़ दिए जाएं, ऐसी वो कार्रवाई होती है। इस पर कुछ फॉर्मर जज ऑफ हाई कोर्ट उन्होंने कुछ आपत्ति जताई है सुप्रीम कोर्ट में, कुछ पीआईएल होने वाले हैं ऐसा कुछ, कि जो परिवार हैं उसको मकान तोड़ा जा रहा है तो उससे पहले उसको थोड़ा टाइम मिलना चाहिए कि सामान समेट ले या अदालत जाके स्टे ऑर्डर लेके आए, लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं जाता, तुरंत बुलडोजर चल जाता है, जो कि मौलिक अधिकारों का हनन है। तो खैर, अब ऐसा कुछ सपोज ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट सब कर रहे हैं, जर्नलिस्ट सब कैंपेन चला रहे हैं, तो पुलिस ऑफिसर के रूप में आप उसको क्या जवाब देंगे। फिर दूसरा मामला कि रथ यात्रा, भगवान जगन्नाथ की जो रथ यात्रा होती है उड़ीसा में होती है, वो सबसे बड़ी होती है, अहमदाबाद में भी होती है और वहां पर भी काफी लोग आते हैं। अब कुछ कुछ बार इन वर्षों में अहमदाबाद में ये जो रथ यात्रा हो रही थी उसमें पत्थरबाजी, दंगा वगैरह कुछ हुआ। तो प्रश्न ये है कि अगर आप आईपीएस ऑफिसर हैं तो इसको कैसे रोकेंगे। एक तो बात सब होगी कि ड्रोन से सर्वेलेंस किया जाए कि कहाँ लोगों की भीड़ क्या कर रही है, सही से सब पुलिस बल का डिप्लॉयमेंट हो, इंटेलिजेंस गैदरिंग वगैरह, सीसीटीवी एंड सो फॉर्थ। और दूसरा, इस बार कुछ नया रिफॉर्म ऐसा ले रहे हैं कि क्रिकेट कंपटीशन विथ मिक्स्ड टीम्स, हिंदू मुस्लिम के दो क्रिकेट टीम ऐसा नहीं, लेकिन क्योंकि उसमें तो झगड़ा और बढ़ सकता है। मिक्स्ड टीम मतलब ये जो इलाका है उसकी टीम जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों होंगे, और पड़ोसी इलाका जिसके हिंदू मुस्लिम दोनों है उसकी टीम, उस हिसाब से कंपटीशन करवाए जाएंगे ताकि लोगों में, नौजवानों में आपस में टीम स्पिरिट डेवलप। एथिक्स में रेसिज्म का एक मामला कुछ चल रहा है, वो ऐसा कि अमेरिका में 1930s के ज़माने में कुछ जो ब्लैक पर्सन अश्वेत थे और उनको सिफिलिस नाम का रोग हुआ, तो उसकी ट्रीटमेंट जानबूझ के नहीं दे रहे थे क्योंकि डॉक्टर चाहते थे कि वो आदमी मर जाए और हम देख सके कि वो मरता कैसे है, और फिर उसका जो मरे हुए आदमी का ब्लड सैंपल हमको लेना है, तो इसके लिए वो जानबूझ के उनको मरने देते थे। तो ये सब रेसिज्म एंड मेडिकल एथिक्स की बात है। एडिक्शन, आप जानते हैं वैसे सिगरेट के डब्बे पे लिखा जाता है सब वैधानिक चेतावनी कि वो हानिकारक है स्वास्थ्य के लिए वगैरह, स्टैट्यूटरी वार्निंग दैट इट इज़ बैड फॉर हेल्थ। कनाडा में एक स्टेप और बढ़ रहा है कि हर एक जो एक एक ये सिगरेट है, 1 पीस 2 पीस 3 पीस, उस हर एक के ऊपर भी ऐसी स्टैट्यूटरी वार्निंग डाली जाएगी कि इट इज़ बैड फॉर हेल्थ। तो ये क्या दिखाता है, और ज़्यादा मतलब नजिंग द पर्सन टू स्टॉप द एडिक्शन। एथिक्स और उसके अंदर इंटरनेशनल रिलेशन वाली एथिक्स, वेनेजुएला और ईरान ने आपस में 20 साल का कोऑपरेशन अग्रीमेंट साइन किया कि हम एक दूसरे को ये फूड और फ्यूल की मदद करेंगे। अब दोनों के वादे चल रहे हैं, आप जानते हैं कि अमेरिका ने उन पर सैंक्शन लगाए हैं, और पर ये भी सोचना है कि जब दोनों ही दोस्त कमज़ोर हों और दोनों की जगह हज़ारों 1000% की इन्फ्लेशन चल रही हो, डॉलर के सामने करेंसी एकदम कमज़ोर हो, इकोनॉमी एकदम ख़राब है, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है बोल के आप गर्मी तो कर सकते हैं, लेकिन उससे आप क्या ही पॉजिटिव निकाल लेंगे। तो बेटर टू वर्क विथ एवरीवन एंड फिक्स द प्रॉब्लम्स। खैर, फिर पर्सन इन न्यूज़ में कुछ था लेकिन उतना मुझे काम का नहीं लगा। तो ये था आज का न्यूज़पेपर। सी यू नेक्स्ट टाइम।